जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दृष्टि आईएएस द्वारा जो दिया गया है वीकली टेस्ट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जुलाई फर्स्ट वीक का क्वेश्चन है, तो इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों के बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारत के अग्रणी प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। यह सामरिक नीति समूह एसपीजी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस से युक्त तीन स्तरीय संरचना के तहत काम करता है। इसके गठन से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य भारत के कैबिनेट सचिव द्वारा किए जाते थे। तो बताइए कि इसमें से कौन कौन सा सही है। सही कथन पूछ रहा है, तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आइए देखते हैं विश्लेषण। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों के बाद इसको जो है चालू किया गया था। परमाणु हथियारों के जब बनने लगे थे तो ये पहला सही हो गया। ठीक है, यह त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें एसपीजी, एनएसएबी और एनएससीएस इसमें शामिल हैं। एनएससी के गठन से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया गलत। चलिए क्वेश्चन 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एफएटीएफ के उद्देश्यों के कालानुक्रमिक विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एफएटीएफ पहले किसके लिए काम करता था, किस क्षेत्र के लिए, फिर दोबारा उसने जब काम करना दूसरी बार उसने किस क्षेत्र को शामिल किया, और फिर तीसरी बार उसने किस क्षेत्र को शामिल किया। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विकास हथियार, इसको WMD पढ़ा जाएगा, और प्रसार वित्त पोषण या आतंकवादी वित्त पोषण। ठीक है, पहले इसमें से किस काम को चालू किया था और लास्ट तक क्रम में लगाना है। ठीक है, फिर आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, WMD, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, WMD, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद। तो इसमें से एफएटीएफ ने सबसे पहले जो काम किया था वो जब काम करना चालू किया था तो मनी लॉन्ड्रिंग पे। ठीक है, फिर उसने अमेरिका में जब 9/11 हमला हुआ तो आतंकवाद को शामिल कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में WMD। ठीक है, तो आपका तीसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को इसने चालू किया 1989 में शामिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करना चालू किया। ठीक है, 9/11 का जब हमला हुआ तो 2001 में एफएटीएफ ने अपने अंदर आतंकवादी वित्त पोषण को भी शामिल कर लिया और उस पर भी नज़र बनाए रखना चालू कर दिया। अप्रैल 2012 में सामूहिक विनाश के हथियारों WMD के प्रसार और वित्त पोषण को रोकने के लिए इसने काम करना चालू किया। ठीक है, तो 1989, 9/11 और 2012। ठीक है, 2001, 2012, तो ये इसका सीरियल हो गया। क्वेश्चन 3 देखेंगे कि भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संशोधित परिभाषा 2020 के अनुसार एक सूक्ष्म विनिर्माण इकाई का संयंत्र और मशीनरी के निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 1 करोड़ रुपये से अधिक कह रहा है। MSME को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण स्वचालित रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। MSME क्षेत्र के सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। बताइए कि कौन सा सही है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो इसमें जो है 2 3 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है, आइए विश्लेषण में देखेंगे। इसमें जो है MSME की परिभाषा में बताया गया है कि निवेश होना चाहिए वो 1 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक। और उसमें क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि 1 करोड़ रुपये से अधिक, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत, बाकी दोनों सही हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एल्गोरिथम आधारित तकनीकी है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके चेहरे का एक डिजिटल नक्शा बनाती है तथा उपलब्ध डेटाबेस से मिलान करती है। जैसे आपके मोबाइल में फेस लॉक होता है ना। इस तकनीक का उपयोग मोबाइल फ़ोन, हवाई अड्डों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि के
आदि में किया जाता है। वर्तमान में भारत में एफआरटी के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है और ये इसका जो है तीसरा भी सही है। तो इसमें तीनों सही हो गए, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। यह एक एल्गोरिथम आधारित तकनीकी है जिसमें व्यक्ति के चेहरे का मानचित्रण करके उसको पहचाना जाता है। मोबाइल फ़ोन, हवाई अड्डा, कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदि, बैंकिंग आदि में ये चीज़ यूज हो रही है। इसमें अभी तक भारत में कोई एफआरटी पर कोई कानून, नियम और इसका कानूनी ढांचा कुछ नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अभी मौजूद नहीं है, तीनों सही हो गए। बोर्नियो हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या नाम है? बोर्नियो हाथी। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बोर्नियो के मूल निवासी एशियाई हाथी की एक उप प्रजाति हैं जो मुख्य रूप से सबा मलेशिया और कालीमंतन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल आपका 2 सही है, 1 हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये लुप्त प्राय नहीं है, संकटग्रस्त है। ठीक है, लुप्त प्राय नहीं है, संकटग्रस्त है। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। IUCN के संकटग्रस्त श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया है। यह एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस की एक उप प्रजाति है जो बोर्नियो द्वीप में स्थापित जो है स्थानिक प्रजाति है। बोर्नियो द्वीप की में मुख्य रूप से सबा मलेशिया और कालीमंतन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो आपका दूसरा सही हो गया। वे शाकाहारी होते हैं और परिवार समूहों में रहते हैं। इनका नेतृत्व जो परिवार का होता है वो महिला हाथी करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित नियामक निकाय है। इसके पास शिकायत मिलने पर यह स्वतः संज्ञान लेकर उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने के लिए इसके पास शक्ति है। ये बात सही है, पहला भी सही था। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो ये तीसरा भी सही है, उपयुक्त सभी सही हैं इसमें। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 के धारा 10 के तहत स्थापित निकाय है। सही हो गया। इसमें उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं की शिकायत मिलने पर यह स्वतः संज्ञान ले सकती है। सही है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीनों भी सही हैं। क्वेश्चन 7 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS एक न्यूरो स्टिमुलेटर है जो मिर्गी के दौरे से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों में हल्की विद्युत धारा छोड़ता है। ठीक है, यह हल्की विद्युत धारा पहुंचाता है। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोड युक्त एक चिकित्सा उपकरण प्रत्यारोपित किया जाता है जो दौरे से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में अपनी हल्की विद्युत धारा पहुंचाता है। DBS की दवा प्रतिरोधी मिर्गी की रोगियों के लिए माना जाता है जहां पारंपरिक दवाएं काम नहीं आती हैं, दोनों पर नियंत्रण नहीं कर पाती, तो इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के ऊतकों को हटाने वाली सर्जरी के विपरीत DBS अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। एपिलेप्सी मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है जिससे दौरे और असामान्य व्यवहार संवेदनाएं, कभी कभी अभिज्ञता संबंधी हानि होती है। ठीक है, मिर्गी से। एशियाई बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और अपने सदस्य देशों के भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। बताइए इसमें से कौन सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देखेंगे। वर्ष 1966 में इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिए 1966 में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है,
और एडीबी के अपने सदस्यों की भागीदारी को सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने और उसमें ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश के प्रावधान के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। तो ये पहला कथन सही हो गया। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। सदस्य वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों के हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 68 सदस्य, ये याद रखिएगा, 68 सदस्य हैं एडीपी। और भारत एडीबी का जो है संस्थापक सदस्य है, जिसमें से इसका जो इक्विटी है भारत का वो चौथे नंबर पर है। मौलिक अधिकारों के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्हें पवित्र और अस्थायी माना गया है। संसद द्वारा इन्हें कम या निरस्त नहीं किया जा सकता तथा इन अधिकारों को निरपेक्ष माना जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, न एक और दो दोनों, न एक न दो। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा तो सही है, पहला गलत है। क्यों? आके देखते हैं, विश्लेषण देखिए इसका। में पवित्र या अस्थायी नहीं माने गए हैं। संसद द्वारा इसे कम या निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें निरपेक्ष और के बजाय योग्य माना जाता है, न कि निरपेक्ष माना जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ गौर देने वाली बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही केवल उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार न्यायोचित हैं और इनके उल्लंघन होने पर इन्हें व्यक्ति जो है न्यायालय में लेकर जा सकता है अपने मामले को। रामकृष्ण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय दर्शन के एक प्रमुख स्कूल द्वैत वेदांत की समकालीन व्याख्या को बढ़ावा देते हुए व्यापक परोपकारी गतिविधियों में संलग्न है। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धित्याय च, आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण इस मिशन का आदर्श वाक्य है। पहला सही है, दूसरा गलत, क्योंकि द्वैत वेदांत नहीं अद्वैत वेदांत के जुड़े हुए थे, तो दूसरा सही है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखेंगे। रामकृष्ण मिशन व्यापक शिक्षा संबंधी लोकोपकारी कार्यों से संलग्न है तथा भारतीय दर्शन के संप्रदाय अद्वैत वेदांत से आधुनिक संस्करण का अनुकरण करता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धित्याय च, आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण इस मिशन का आदर्श वाक्य है। तो दोनों सही हो गए। दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। इस संगठनों की स्थापना बंगाल में 19वीं सदी में महान संत श्री रामकृष्ण 1836 से 1886 द्वारा की गई थी, जिन्हें आधुनिक युग के पैगंबर के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आधुनिक युग का पैगंबर किसे माना गया है? ठीक है, श्री रामकृष्ण के मुख्य जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने 1863 से 1902 इनकी जो है जीवनी रही है। इतने दिन से 1863 में पैदा हुए, 1902 तक थे, इनके ये शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो ये आपका आज का करंट अफेयर कुछ पूरा होता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।